से। सामिया ने इसकी जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देखकर कहा तो अमल ने थक कर सर नफ़ी में हिलाया। इससे क्या होगा, बात करनी होती और बात से वो मान जाता तो ये मैं कर चुकी हूँ। वो कभी नहीं मानेगा और मेरे दोनों भाई इससे हद दर्जा नफ़रत करते हैं। सामिया, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी पल किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो बैक वक्त दरवाजे की जानिब मुड़ी। सामिया की अम्मी इसे बुला रही थी। इसने उसको मुस्कुरा कर देखा और फिर इसका फर्शी लहंगा संभालती इसे बाहर लेकर आई। मेहमान आना शुरू हो गए थे और अब दुल्हन की रुखसती का वक़्त करीब आने लगा था। वली वैसे ही सीट की पुश से सर टिका कर रियासियत से गाड़ी की छत को देख रहा था जो अभी इसकी गाड़ी से निकल कर गई है। काश इसके दिल से भी इतनी आसानी के साथ निकल जाती। काश कि वो इससे कभी मोहब्बत ही ना करता, खौफज़दा रातों में इसके ख्वाब ना देखता तो आज इसकी आंखें, इसका दिल, इसका वजूद इतना ज़ख्मी ना होता। जो दुख इसकी ज़ात के साथ था वो तो वैसे भी इसका आदी हो गया था, मगर जो दुख अमल के वजूद को ढांपने लगा था, इसका सोच कर ही इसे सांस लेना मुश्किल लगा। अभी कल ही की तो बात थी जब बी जान ने इसे अमल के रिश्ते के लिए कहा था, इसकी शादी की तैयारियों का हुक्म दिया था, इसे अमल को खुद रुखसत करना था। इसकी खुशियों के दरमियान आकर वो इसके ख्वाबों का खून नहीं करना चाहता था। वो तो धुली चांदनी थी, इतनी शफाफ और पाकीज़ा थी कि इसने इसे कभी नज़र भरकर देखा तक न था। वो कैसे इसे अपने साथ रोल सकता था? क्या वो ऐसा कर सकता था? क्या इसमें इतनी हिम्मत थी कि वो इसके नाम को खुद के नाम के साथ जोड़कर इसे माशरे के लामुतनाही सवालात के हवाले कर देता? क्या वो कभी ऐसा कर सकता था? वो इससे मोहब्बत करता था और मोहब्बत करने वाले तो महबूब को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। वो कभी इसकी ज़ात को सवालिया निशान नहीं बनाएगा। जो सितम ज़िंदगी ने इस पर किए थे वो इनको इसके करीब भी फटकने नहीं देगा। हाँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मगर जो सवाल वो इससे अभी कर गई थी, क्या वो इन सवालात से कभी पीछा छुड़ा पाएगा? क्या वो कभी इसकी आंखों के हिसार से आज़ाद हो पाएगा? क्या कभी इसकी जलती ज़ात को करार आ जाएगा? वो क्यों इससे इतने मुश्किल सवाल किया करती थी? आखिर क्यों? वो नहीं समझती थी कि वो इसके काबिल नहीं था। क्यों वो इसे हमेशा उलझा दिया करती थी? क्यों? इसने थक कर आंखें खोली। इसकी वो दिल नस्वारी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, इतनी खूबसूरत कि अगर वो किसी को नज़र भर कर देख लेता तो आगे वाला दिनों इनके सैर से ना निकल सकता। वो जिस माँ का भी बेटा था, बिलाशुबा वो माँ बहुत हसीन थी। इसने गर्दन की गिर्द लिपटी शाल को दुरुस्त किया और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो इसका फ़ोन बज उठा। इसने मोबाइल नज़रों के सामने किया तो जलता मोबाइल इसके चेहरे को रोशन करने लगा। नंबर देखकर इसके चेहरे पर शनासाई बिखरी तो इसने फ़ोन उठा लिया। कैसे हो वली? कार में खामोशी के बाद बोलने वाले की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं ठीक, आप कैसी हैं कांता? और जैन की तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक और जैन भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तुम्हें याद कर रहा था, तुम आए ही नहीं इस दिन के बाद। क्या मसरूफ़ हो? चंद पल दूसरी जानिब से आती आवाज़ को सुनता हुआ खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहने लगा, जल्द आऊँगा, थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ इन दिनों। जैन को बता दीजिएगा कि वली को वो बिल्कुल ठीक चाहिए। ठीक है, मैं बता दूँगी। दूसरी जानिब वो शायद मुस्कुराई थी। वो कैसी है? इनके पूछने पर वली ने गहरा सांस लिया था। ठीक, और तुम ठीक हो? वो चंद पल इस सवाल पर लब काटता रहा। जी मैं भी ठीक हूँ शायद। कुछ देर बाद इसने खुद को कहते सुना था, इतना सब कुछ अपने अंदर रखते हो तुम, कभी बोल दिया करो वली। कभी अपना दिल खोल कर रख देना इंसान को बहुत हल्का फुल्का कर देता है। मैं हर वक्त तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रही, जानती हूँ कि आसान नहीं है तुम्हारे लिए ये सब करना, मगर हर वक्त अंदर ही अंदर इतना सब कुछ रखना बहुत ख़तरनाक है। खुद के साथ ज़रा नरमी से चला करो। इनकी पुरखलूस सी फिक्रमंदी पर वो बोझल दिल से मुस्कुराया। इतने अरसे तक खुद के अंदर इतना सब कुछ रखा है ना कांता कि अब कुछ भी महसूस नहीं होता। दिल इतना खाली है कि इसका खालीपन कभी काटने को दौड़ता है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, खोखला हो गया हूँ मैं। बात करने के लिए कुछ हो तो मैं कुछ किसी से बांटूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इसकी धीमी आवाज़ ने कार के अंदर अजीब सी उदासी बखेर दी थी। दूसरी जानिब कांता ने गहरी सांस ली। जैसे तुम पुरसकून रहो, मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए बोल रही थी। तुम्हें देखकर बहुत तकलीफ़ होती है मुझे वली, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया है, क्यों किया है, इन सवालात से तो कब की जान खलासी हो गई है।
اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی نے ظلم نہیں کیا، کسی نے زیادتی نہیں کی۔ کانتا، مجھے ایسے ہی پیدا ہونا تھا، مجھے اتنی ہی ذلت اٹھانی تھی، اتنی ہی گالیاں سننی تھی، مجھے اتنی ہی اذیتوں سے گزرنا تھا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ یوں ہی لکھا تھا اور یوں ہی ہونا تھا۔ بھلا قسمت کے کاغذ پر کچھ لکھ کر دوبارہ مٹایا گیا ہے۔ میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، کچھ داستانوں کا ادھورا رہ جانا ہی ان کی کاملیت ہوتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی کسی داستان کا کمزور سا ورق ہوں، ایسے ہی آیا تھا اور ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ اس سے زیادہ کی نہ چاہت اور نہ حسرت۔ ہاں بس جو اپنے دل سے بے بس ہو کر مجھ سے محبت گانٹنے لگے ہیں، ان کے لیے پریشان ہوں۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تو کانتا چند پل کچھ نہ بولی، وہ جیسے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ تو تم کیوں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں تھام لیتے؟ کیوں اسے تکلیف دیتے ہو؟ میں اسے تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں، اسے تکلیف دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں لیکن اس کا ہاتھ تھام کر اسے دنیا کے سامنے رسوا نہیں کر سکتا میں کانتا۔ جس سب سے میں گزرا ہوں وہ سب آسان ہرگز نہیں تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ مٹی میں نہیں رول سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے جسے تم ذلت سمجھ رہے ہو اسی میں تمہاری بقا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے، تمہاری خوفناک راتوں میں تمہیں تنہا محسوس نہ ہونے دے۔ وہ اگر تم سے محبت کرتی ہے تو کبھی بھی کچھ بھی تم تک نہیں آنے دے گی، جیسے تم اس تک کچھ نہیں آنے دیتے۔ وہ اتنی نازک ہے کانتا، وہ یہ سب نہیں کر سکتی۔ محبت عورت کو سمندر میں کھڑی برفیلی چٹان سے زیادہ مضبوط کر دیتی ہے ولی۔ محبت وہ آب حیات ہے جو موت کو جاتی زندگیوں کو زندگی کی جانب کھینچ لاتی ہے۔ تم اسے مذاق نہ سمجھو، وہ اگر تمہیں واقعی چاہتی ہے تو وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں کرے گی۔ وہ عورت ہے، عورت کی مٹی گوندی ہی محبت کے پانی سے گئی ہے، اس کا وجود تو اٹھا ہی محبت کے خمیر سے ہے۔ تمہاری محبت اسے اتنا مضبوط کر دے گی کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ پھر بھی میں اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ عمل کو تکلیف ہوئی تو ولی خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی ابھری، اسے کچھ دیر پہلے عمل کی جگمگاتی آنکھیں یاد آئیں تو اسے نئے سرے سے اذیت ہونے لگی۔ میں نے بس راستہ بتایا ہے تمہیں، آگے تمہاری مرضی، خیال رکھنا۔ دوسری جانب سے فون رکھا گیا تو ولی نے بھی گہرا سانس لے کر فون ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ چند پل گاڑی ہی میں بیٹھا رہا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر گاڑی کی بنسبت زیادہ سردی تھی، ہوا کا جھونکا اسے سرسراتے ہوئے گزرا تو اس نے کندھے پر ڈلی شال کو درست کیا اور رخ موڑ کر برق کی کمکموں سے سجی حویلی کو دیکھنے لگا۔ حویلی کے باہر شاید بارات آ گئی تھی، اسی لیے دروازے پر خاصا رش لگا ہوا تھا۔ ڈھول بجانے والے بھی دروازے میں ٹھہرے زور و شور سے ڈھول بجا رہے تھے اور دولہے والوں کی طرف سے رقص کیا جا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ دولہے والوں کا استقبال کرتے لوگ اب انہیں حویلی کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پشت گاڑی کے ساتھ ٹکائی اور باراتیوں کو دیکھے گیا۔ وہ ہم پر کیس کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، ہمارے سامنے، ہمارے منہ پر۔ ایسے میں کیا چاہتے ہو تم؟ ہم اپنی ساری سیاسی ساکھ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں اس ایک عدد زرعی زمین کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا ہاشم، جو کہ میرے لیے کرنا بالکل بھی آسان نہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی اسکینڈل ان میڈیا والوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ حسن شاہ کی بات پر بالوں کو سلاتا ہاشم کا ہاتھ بے ساختہ ساکت ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر سامنے بیٹھے معمر سے آدمی کو دیکھا جو بلا شبہ اپنے حلیے سے اس گاؤں کا وڈیرا ہی لگتا تھا، مگر سیاسی چکا چوند کے باعث اس نے اپنا حلیہ درست کر رکھا تھا، ہر سیاستدان شخص کی طرح۔ اگر تمہیں کرائے کے قاتلوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو، مگر اس قسم کی بات منہ سے نکال کر میرا بنا بنایا کھیل مت چوپٹ کرو۔ جواباً ہاشم بھی اسی تلخی سے بولا تو حسن شاہ کو اپنے کان تپتے محسوس ہوئے۔ انہیں اپنی ساری محنت پانی میں غرق ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دیکھو ہاشم، ہماری دوستی ایک طرف، ہماری یاری کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق ہے، ہاشم نے درستی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس سارے قصے کا ہماری دوستی سے بہت گہرا تعلق ہے حسن۔ وہ میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی عنقریب بن ہی جائے گا، کیونکہ دوست کا دشمن آپ کا دوست نہیں ہوتا، دشمن ہی ہوتا ہے۔ تم اسے اس طرح اس زمین پر من مانی نہیں کرنے دے سکتے۔ تمہیں وہ زمین کسی بھی طرح، کسی بھی حال میں اس سے لینی ہے۔ اس کی گراہٹ پر حسن کو ٹھنڈا ہونا پڑا تھا۔ ہاشم غصے کی آگ میں جلتا اسے کہیں سے بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اب کے سبھاؤ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
जंग कभी भी हाथों से, हथियारों से या असर से नहीं लड़ी जाती, हाशिम, और जज्बातियत से तो बिल्कुल भी नहीं। जंग हमेशा दिमाग से लड़ी जाती है, असाब से लड़ी जाती है। अगर हम जज्बातियत में आगे आ गए और गलत वार पर मारे गए तो नुकसान हमारा है और किसी का नहीं। वो वली अहमद है, भले ही गलाजत का गड़ा हो इसका वजूद, मगर इसके हौसलों और इसके ठंडे दास की दाद देनी पड़ेगी। वो अक्लमंद है। कुछ दिनों पहले वो हमें ज़मीन के लिए राज़ी करने नहीं आया था। इसकी बात पर गुस्से से खोलते हाशिम ने इसे नासमझी से देखा तो हसन शाह मुस्कुराया। वो हमारे असाब देखने आया था, हमारी हिम्मत देखने आया था, हम कितने मजबूत हैं इस बात का अंदाज़ा करने आया था। वो चंद पल लगे थे हाशिम को सब समझने में। वो हमारी कमज़ोरियां जानता है और जिस मकाम पर अभी हम खड़े हैं इससे भी बखूबी वाकिफ़ है। हम अपनी सियासत की वजह से एक पत्ता भी फ़िलहाल नहीं हिला सकते। इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है वो, और हम अभी इसकी चलाने देंगे, क्योंकि हर वक्त हमला करने का नहीं होता। मैंने कहा ना कि जंगें दिमाग से लड़ी जाती हैं, ये असाब की जंग है। जिसने सबसे कमज़ोर लम्हों में अपने असाब जमाए रखे वो ये जंग जीतेगा। हाशिम को किसी तौर इसकी बातों पर सब्र नहीं आ रहा था, मगर बकौल हसन शाह के सब्र कभी नहीं आता, सब्र लाना पड़ता है। जैसे गुनाह खुद बखुद सरजद हो जाते हैं और नेकी करनी पड़ती है। फिर कब तक इरादा है तुम्हारा इसे गर्दन से दबोचने का? बहुत जब से इसने ये सवाल किया था, वो बस वली की लाश देखना चाहता था। इसके सुलगते वजूद को एक ही तरह से सुकून आ सकता था, और वो थी वली की मौत। मगर अभी वो मुलतवी होती दिखाई दे रही थी। सब्र करो, जल्द या बदेर वो अपने अंजाम को पहुँचेगा हाशिम, मगर इस सारे अरसे में तुम्हें एक काम करना होगा। वो तराशी हुई मूँछों को बल देता सीधा हुआ तो हाशिम ने इसे इस्तफामिया निगाहों से देखा। इसकी कमज़ोरी? मुझे वली अहमद की कमज़ोरी ला कर दो हाशिम, फिर मैं तुम्हें इसका सर ला कर दूँगा। इसकी क्या कमज़ोरी होगी भला? कमज़ोरी होती है, हर एक की होती है, इसकी भी होगी। मसलन क्या वो किसी को पसंद करता है, किसी से मोहब्बत करता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो इसके करीब हो, कोई ऐसा जिसे वो अजीज़ रखता हो। हसन की बात पर हाशिम ने नज़रें चंद पल सुकेड़ कर सोचने की कोशिश की, मगर जवाब नदारत इसे वली की ऐसी कोई खामी नहीं पता थी। ढूंढो, इसकी कमज़ोरियाँ ढूंढो। अगर वो तुम्हें मरा हुआ चाहिए तो मेरे पास इसे वीक पॉइंट्स लाओ। और फिर वापसी के सारे रास्ते इसके जहन में हसन की बातें गूंजती रहीं। कमज़ोरी, वली की कमज़ोरी क्या हो सकती है? वो बेखौफ है क्योंकि कोई भी इसके आगे पीछे नहीं, मगर कोई तो होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ वो चूका होगा, जहाँ इसने गलती की होगी। हाँ ज़रूर। ड्राइव करते हुए इसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। शादी के दिन के बाद से नाजिया इससे मिलने नहीं आई थी, और ना अमल ने इसे इसके घर जाकर मनाने की कोशिश की थी। इसका जहन पहले ही परागंदा था। मज़ीद वो नाजिया के नखरे उठाने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। पेपर्स की वजह से इसने ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में रहकर पढ़ने का फ़ैसला किया था। ये एक किस्म का बहाना भी था कि जिसके ज़रिए वो वली का समूह करने से बच सकती थी। वो खुद के दिल को नहीं रोक सकती थी, मगर इसकी जानिब बढ़ते कदमों को तो रोक सकती थी ना। और वो जो कर सकती थी इसे वो करना चाहिए। सो इसने खुद को कमरे में मुक़य्यद कर लिया था। अमल भी जान ने इसके कमरे में झांका तो इसने किताबों से सर उठाया। कद आदम दीवार गिर शीशे की खिड़की से गिरती धूप में इसका चेहरा चमक रहा था। गीले बालों को कमर पर खुला छोड़े स्याह चूड़ीदार पजामे और स्याह की लंबी कमीज़ में मलबूस इसका हुस्न धुला धुला सा लग रहा था। मोमी जिल्द से चंद गीली लिटों को हटाती वो कोई मोम की गुड़िया जैसी दिखती थी। जी बी जान। इसने एक हाथ में पेन और दूसरे में कागज़ पकड़ रखा था। शायद वो अपने नोट्स इकट्ठे करके तरतीब से रख रही थी। 2 दिन से कमरे में बंद है, खैरियत तो है? वो इसके कमरे में चली आई तो अमल भी जो झुकी हुई थी सीधी हुई होकर बैठी। सीधे होने से इसके चेहरे पर पड़ती धूप जाविया बदलने की वजह से गायब हो गई थी। जी बी जान, बस तैयारी करनी है पेपर्स की, और आपको तो पता है कितना पढ़ना होता है, बगैर पढ़े गुजारा कहाँ है। इसने किताबें पढ़े की और बी जान के साथ बेड पर आ बैठी। नहाने की वजह से इसके बाल गीले थे। इसने गीले बालों को समेटकर आगे कंधे पर डाला और बी जान की गोद में सर रख लिया। बी जान ने झुककर इसकी सभी पेशानी चूमी तो इसके लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। कितना सुकून था इनकी आगोश में। क्या हो गया है मेरी बच्ची को?
क्यों मुझे बुझी बुझी सी लग रही है आजकल। इन्होंने नरमी भरी शफकत से कहा तो इसका दिल करार में आ गया। पिछले दिनों की फैली बेचैनी जैसे छटने लगी थी। कुछ नहीं बीजान, बस दिल पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है, बोझल बोझल सा, घबराया हुआ, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, कुछ होने वाला है। इसने कमरे में गिरती धूप के अंदर घूमते नन्हे ज़रों को देखते हुए कहा तो बीजान ने नासमझी से मुस्कुराकर इसे देखा। इसकी खूबसूरत आंखें कमरे में बिछी धूप पर जमी थी। होता है कभी कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन क्या कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? पहले तो मेरी अमल ऐसी नहीं थी, अब मेरे घर के सबसे खूबसूरत फूल को क्या हुआ है? इसने इनकी बात पर शहद रंग आंखें उठाकर इन्हें देखा। वो बीजान का परतू थी। पल भर के लिए ज़मानी बेगम को लगा कि वो अपनी जवानी को देख रही हैं। कुछ नहीं बीजान, वजह ही तो समझ नहीं आ रही मुझे, और अगर कोई वजह समझ भी आ रही है तो वो इतनी मुबहिम है कि मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही बीजान। मेरा दिल अब पहले की तरह नहीं खुश होता। मैं क्या करूं? बच्चों की तरह इसने सवाल किया तो बीजान मुस्कुराई। इनकी अमल कब इतनी बड़ी हुई इन्हें तो पता ही नहीं चला। क्या हो रहा है मेरी बच्ची का दिल बोझल? इसने परेशान किया है मेरी अमल को। और परेशान लफ्ज़ पर इसकी आंखों के सामने वली का चेहरा घूमा तो इसने सर झटका। इसकी बलावजी की खड़ी की गई दीवारों में अब इसका दम घुटने लगा था और वो उसको देखना भी नहीं चाहती थी। उसने इसे बहुत परेशान किया था, मगर अब नहीं। वो खुद को बदलेगी। वो इस अज़ियत में मज़ीद नहीं रह सकती। बीजान, वो यकदम उठकर बैठी थी। और अगर किसी को कोई अच्छा लगने लगे, मतलब बिला वजह, या फिर वो शख्स उसे पसंद आने लगे, ख़ासकर एक लड़की को, तो क्या ये बुरी बात है? मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मुझसे मेरी एक दोस्त ने पूछा था। मुझे तो इसका जवाब समझ नहीं आया। क्या आपको क्या लगता है? आखिर में मुतात होकर इनका चेहरा देखा, मगर बीजान के तासुरात वैसे ही नरम से गरम से थे। ये बुरी बात है या अच्छी बात मैं नहीं जानती अमल, मगर मैं इतना जानती हूँ कि शादी से पहले औरत की ज़िंदगी में आने वाला मर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं लाता। इनकी बात सुनकर वो चंद पल साकित रह गई थी। निकाह से पहले अगर औरत किसी को अपने दिल और दिमाग में जगह दे देती है, किसी को अपनी आंखों से देखे जाने वाले ख्वाबों का हिस्सा बना लेती है, या फिर वो इसकी चाहत को खुद पर लिबास की तरह ओढ़ती है, तो ये खतरे की घंटी है। अगर इसकी शादी वहाँ नहीं हुई, कहीं और हो गई, तो जानती हो क्या होता है? इन्होंने मुशफ़िक़ निगाहों से इसकी आंखों में देखा। वो धुआं चेहरा लिए जैसे जम सी गई थी। तो वो फिर वो किसी दूसरे के निकाह में होते हुए इस ताल्लुक़ को हक अदा नहीं कर पाती। वो इस ताल्लुक़ को ताल्लुक़ नहीं बना पाती, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और आखिर में थक हार कर औरत अपना घर ख़राब कर लेती है। वो किसी एक की होकर रहने की कायल होती है, मगर अमली ज़िंदगी में इसका दिल और इसका जिस्म दो मुख्तलिफ सिम्त के मुसाफिर बन जाते हैं, जो इसको कहीं का नहीं रहने देते। इन्होंने अपनी बात समेटकर इसे देखा तो वो पल में संभली। न जाने इसे इस सर्दी में अजीब सी घुटन क्यों होने लगी थी। फिर भी हिम्मत करके इसने दोबारा सवाल किया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए बीजान? इसमें तो औरत का कोई कसूर नहीं, इसमें तो इसकी कोई गलती होती ही नहीं है। मोहब्बत तो बस हो जाती है। वो तो किसी से इजाज़त नहीं लेती, किसी के दुख दर्द, किसी के हालात का इंतज़ार नहीं करती। फिर ऐसे बेकाबू जज्बे की सज़ा इस इंसान को क्यों दी जाए जो इस सब में कसूरवार था ही नहीं? ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ बीजान। वो जैसे बिलबिला उठी थी। वो तो इससे मोहब्बत कर बैठी थी। इसकी चाहत में इसने कितनी ही रातें जाकर गुजारी थी। तो क्या वो भी खयानत की मुर्तकिब थी? क्या इससे भी गुनाह सरजद हो गया था? मगर इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। इसने सब खुद नहीं किया था। ये तो बस हो गया था। ये हमारा वहम होता है कि बच्चे हम कसूरवार नहीं। वो मुस्कुराई तो इसे लगा कमरे में गिरती धूप इसके बेड तक आ गई है और अब इसके बेड से होते हुए वो इसे अपनी आग में झुलसाने के लिए बेताब है। हम कसूरवार होते हैं। मोहब्बत तो बीज की मानिंद होती है। किसी भी ज़रख़ेज़ दिल की ज़मीन में ये बीज आ लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, वो रुकी तो इसे लगा वो कभी अपनी आंखें नहीं झपक पाएगी। इसे लगा वो पत्थर की हो जाएगी। बीज तो आबियारी से तनाव दरख्त बनते हैं। ये मोहब्बतें, नफ़रतें, हसद, ये सब सारे जज्बे तो बीज की तरह होते हैं। हम इनकी देखभाल करते हैं, सदियों इनके साथ वक़्त गुजारते हैं, अपने अंदर इन्हें जगह देते हैं, इन सब की परवरिश किसी मासूम पौधे की तरह करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अमल, वो सारे पौधे जिनकी सदियों आबियारी की गई होती है,
وہ تناور درخت بن جاتے ہیں اور انہیں اپنی ذات سے اکھاڑ پھینکنا ہرگز بھی مذاق نہیں ہوتا۔